प्रिय शिक्षार्थियों, विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा भाग 1 इस सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्राप्त करना किसी भी विकास हस्तक्षेप जिसमें हम काम करते हैं का अंतिम उद्देश्य है। और सतत परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वे लोग जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं लाभार्थी हैं। विकासात्मक संचार प्रयासों को न केवल देखने की जरूरत है, बल्कि परिवर्तन के लाभों को समझने और इसमें सक्रिय सहभागिता करने की आवश्यकता है। तो आज हम विकास संचार भाग 1 के पद्धतिगत ढांचे के बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र में हम पाओलो मिफालोपुलोस द्वारा वर्ल्ड बैंक के लिए लिखी बहुत लोकप्रिय पुस्तक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सोर्स बुक के माध्यम से संचार आधारित मूल्यांकन को समझेंगे और गहनता से देखेंगे। सत्र को सुनने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे: विकास के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने में, विकासात्मक संचार के बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करने में, उदाहरणों की मदद से विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में संचार आधारित मूल्यांकन का वर्णन करने में। अतः इस सत्र में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि कोई संदेह हो तो साथ साथ आप इस पुस्तक को भी देखें ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाएं। मैं इस सत्र के दौरान अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब विकास के प्रतिमान पर आते हैं। आइए पहले विकास के विभिन्न प्रतिमानों पर एक नजर डालते हैं। विकास के लिए अपनाए गए मॉडल के आधार पर विकास की यात्रा को विभिन्न प्रतिमानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एवरेट एम रॉजर्स ने विकास के 3 प्रमुख प्रतिमानों की पहचान इस प्रकार की: प्रमुख प्रतिमान जो आधुनिकीकरण है, विरोधी प्रतिमान जो निर्भरता के नेतृत्व में है, और उभरता हुआ प्रतिमान जो सहभागिता के नेतृत्व में है। आइए इन प्रतिमानों पर विस्तार से चर्चा करें। प्रमुख प्रतिमान, इसका केंद्रीय विचार अल्प विकसित देशों का आधुनिकीकरण करके विकास चुनौतियों का समाधान करना है। इसलिए इस प्रक्रिया के साथ आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा था, जो समाजों को समृद्ध और प्रभावशाली राज्यों या पूंजी संचालित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के व्यवहार का प्रभावी ढंग से पालन करने की सलाह दे रहा था। इस प्रक्रिया ने विकास को केवल पूंजीवादी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समर्थन देने के सक्षम किया। प्रमुख प्रतिमान के युग में विकास के लिए संचार पिछड़े या अविकसित या विकासशील देशों और अनेक लोगों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सूचना और संदेशों के प्रसार से जुड़ा था। मीडिया ने संचार पहल की जो काफी हद तक पारंपरिक ऊर्ध्वाधर या संचार के एक तरफा मॉडल प्रेषक संदेश चैनल रिसीवर पर निर्भर थी। इसलिए जब हम प्रमुख प्रतिमान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अविकसित देशों के आधुनिकीकरण में अमीर और प्रभावशाली राज्यों या पूंजीवादी संचालित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के व्यवहार का बहुत अधिक प्रभाव होना चाहिए था और वे संचार के एक तरफा मॉडल यानी प्रेषक संदेश चैनल रिसीवर को अपना रहे थे। आइए अब अगले प्रतिमान पर नजर डालते हैं, जो कि विरोधी प्रतिमान यानी निर्भरता है। विरोधी प्रतिमान को आश्रित प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है। 1970 के दशक में विकास के राजनीतिक आर्थिक पहलू को आधुनिकीकरण का एक बेहतर विकल्प माना जाता था, जहां विकास को केवल आर्थिक विकास के पहलू से देखा जाता था। इस सिद्धांत ने विकासशील देशों को 2 स्तरों पर काम करने का प्रस्ताव दिया। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर, जहां राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और आयात पर कम निर्भर होना सिखाया गया। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक उपस्थिति बनाने के लिए आपस में गठबंधन बनाना सिखाया गया। विकास के इस प्रतिमान की प्रतिध्वनि काफी हद तक राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक आर्थिक पहलू पर निर्भर करती थी। इसने अमीर और गरीब देशों के बीच संचार, सूचना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अधिक संतुलित और न्याय संगत आदान प्रदान की मांग की। विरोधी प्रतिमान के इस युग में संचार का केंद्र प्रमुख नहीं था। मीडिया और सूचना के प्रवाह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटी भूमिका निभाई। अब हम अगले प्रतिमान पर गौर करते हैं, जो कि सहभागिता पर आधारित उभरता हुआ प्रतिमान है। उभरता हुआ प्रतिमान वही है जो हम आज हैं। इसे सहभागी प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है।
पिछले दो प्रतिमानों के विपरीत सहभागिता मॉडल विकास की सांस्कृतिक वास्तविकताओं में अधिक निहित है, जो राजनीतिक आर्थिक आयाम की ओर उन्मुख होने के बजाय लोगों की सहभागिता पर केंद्रित है। इसलिए यहाँ मुख्य जोर लोगों की सहभागिता पर है। हालांकि हमें समाज में राजनीतिक आर्थिक आयामों को भी नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन साथ ही यहाँ अत्यधिक बल देने वाला कारक लोगों की सहभागिता है। इसलिए इसका नाम उभरता हुआ प्रतिमान है, जो सहभागिता पर आधारित है। राष्ट्रों के सामाजिक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विकास को अंततः सकारात्मक माना गया। सहभागिता को सतत विकास रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। उभरता हुआ प्रतिमान आज दो तरफा संचार सिद्धांतों और प्रथाओं का प्रचार करता है, न कि एक तरफा मॉडल का। विकास संचार का एक क्षैतिज दो तरफा मॉडल स्थापित किया गया था, जो जनसंचार माध्यमों के पारंपरिक रूप एक तरफा सूचना प्रसार की मदद से परामर्श और संवाद के माध्यम से लोगों की सक्रिय और सीधी बातचीत का समर्थन करता था। आइए अब इस पर थोड़ा और चर्चा करें कि उभरती प्रतिमान भागीदारी में क्या शामिल है। तो ये प्रतिमान, जो कि सहभागिता प्रतिमान है, आज तेजी से उभर रहा है और अच्छी तरह से स्थापित हो रहा है। संचार के जोर को सूचना प्रसार से स्थिति विश्लेषण, लोगों के अनुनय से उनकी भागीदारी में स्थानांतरित करता है। इसलिए ये उस तरीके को बदल देता है जिस तरह से संचार की कल्पना की गई थी और उसे पहले लागू किया गया था। विकास समर्थन के लिए संचार विकास में मानवीय चिंताओं को संबोधित करने से संबंधित है, जैसे कि समाज में सहभागिता, एकीकरण और क्षमता निर्माण। इसलिए सिर्फ विकास के प्रति जागरूकता फैलाना काफी नहीं है। पिछले दो प्रतिमान में यही देखा गया था, लेकिन लोगों को उस व्यवहार परिवर्तन को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो उनमें शामिल है, जो उनसे अपेक्षित है, जो उनके लिए भी आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों को न केवल सूचित और शिक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित और आश्वस्त भी किया जाना चाहिए। इसलिए उनकी सहभागिता जरूरी है और इसलिए ये एक दो आयामी प्रक्रिया है, न कि एक आयामी। विकास में संचार का उपयोग अनुनय, ज्ञान और सूचना के प्रसारण के लिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के विकास से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी किया जाता है। संचार के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। अब तक हम सभी ये जान गए हैं। नए विकास प्रतिमान में, जो सहभागिता पर आधारित है, संचार का उपयोग सहभागिता को सुविधाजनक बनाने और आगे ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दो तरफा संचार जब एक विकास पहल की शुरुआत से उपयोग किया जाता है, तो न केवल एक उपयोगी बल्कि विकास पहल को बढ़ाने और अतीत में हुई विफलताओं से बचने के लिए एक आवश्यक घटक है। ज्ञान के समृद्ध भंडार और विकास संचार में उपयोग की जाने वाली विधियों, साधनों और तकनीकों की विविध श्रेणी से परिचित विशेषज्ञों द्वारा दो तरफा संचार को पेशेवर रूप से लागू किया जाना चाहिए। आइए अब हम विकासात्मक संचार के मूल सिद्धांतों पर आते हैं। हम इस पाठ्यक्रम में पहले भी विशेषज्ञों की सहायता से विकासात्मक संचार पर चर्चा करते रहे हैं। पहले हम विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा को गहराई से समझने के लिए ये भी जाने कि विकासात्मक संचार सिद्धांत क्या है। इसलिए इससे पहले कि हम उस हिस्से पर आएं, आइए हम विकासात्मक संचार के मूल सिद्धांतों पर नजर डालें। विकासात्मक संचार का पहला बुनियादी सिद्धांत संवाद है। संवाद विकास संचार का एक अनिवार्य घटक है। ये आपसी समझ को सुविधाजनक बनाने, स्थिति का आकलन करने और व्यापक सहमति प्राप्त करने में मदद करता है। संवाद को पेशेवर और प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक संचार विशेषज्ञ को उचित संचार कौशल से परिचित होना चाहिए, जिसमें सक्रिय श्रवण का सिद्धांत भी शामिल है। विकासात्मक संचार का दूसरा मूल सिद्धांत समावेशी है। हमें विकासात्मक संचार प्रयासों को बहुत प्रभावी बनाने के लिए यथासंभव समावेशिता लाने की आवश्यकता है। अब समावेशी क्या है? समावेशी किसी भी स्थिति विश्लेषण में पहला चरण है। जब आप किसी समुदाय की जरूरतों और समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, तो आपको स्थिति विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्थिति विश्लेषण में विकासात्मक संचार प्रासंगिक भागीदारों की पहचान करता है, उन्हें परिभाषित करता है, सुनता और समझता है।
किसी समूह को स्थिति विश्लेषण से हटाने से समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यदि आप किसी विशेष समूह को छोड़ देते हैं, तो आपको किसी विशेष स्थिति या स्थान की समस्याओं और ज़रूरतों की समग्र तस्वीर नहीं मिल पाएगी। इसलिए स्थिति विश्लेषण से किसी समूह को हटाने से समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं और आपके हस्तक्षेप की सफल उपलब्धि में जोखिम कारक बढ़ सकते हैं। दो तरफा संचार को हमेशा उन समूहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो समाज में हाशिए पर हैं या नुकसान में हैं, जैसे कि महिलाएं जो, जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही हैं, वे किसान जिन्हें जल प्रबंधन, खाद आदि की समस्या हो रही है। विशेष रूप से जेंडर मुद्दे हमेशा हाशिए पर और कमजोर समूह के साथ साथ गरीबों से संबंधित अन्य मुद्दों के रूप में प्राथमिक चिंता का विषय होते हैं। विकासात्मक संचार का तीसरा मूल सिद्धांत ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ कुछ ऐसा है जिसे समुदायों की खोज करनी है, कुछ ऐसा जिसकी जांच की जानी है। विकासात्मक संचार के इस गुण को ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ये संचार का खोजी उपयोग है। ये सिद्धांत विकास पहल के प्रारंभिक चरणों के दौरान समस्याओं को खोजने या हल करने में मदद करता है और ये आवश्यक है। विकासात्मक संचार का ह्यूरिस्टिक और खोजपूर्ण दायरा इसकी विश्लेषणात्मक और संवाद विशेषताओं से मजबूत होता है। ये विकासात्मक संचार प्रयासों के लिए मूल्य जोड़ता है, साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, ये विकास में हुई पिछली विफलताओं को संबोधित करने, उन पर ध्यान देने और सुधारने में मदद करता है। इसके बाद विश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है। व्यक्ति के पास प्रक्रिया होनी चाहिए। एक विकास संचार के रूप में आपके पास एक ह्यूरिस्टिक प्रक्रिया, एक जिज्ञासा, प्रसार और प्रचार की प्रभावशीलता के लिए एक विश्लेषणात्मक वेंट की तरह एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। इन गतिविधियों के लिए ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषणात्मक कार्य कैसे उचित रूप से किया जाता है और लोगों को अपनी धारणाओं और विचारों को आवाज देने के लिए कितने प्रभावी ढंग से सशक्त किया जाता है। विकासात्मक संचार का अलग मूल सिद्धांत सहभागी सिद्धांत है। ये विकास संचार का सबसे कीर्तिमान सिद्धांत है। हस्तक्षेप के अनुसार अलग अलग डिग्री में सहभागिता लागू की जाती है। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि सहभागिता एक तरफा, एक विधि, एक आकार सभी के लिए उपयुक्त विधि है कि आप किसी हस्तक्षेप को कैसे संचालित करते हैं। ये विभिन्न रूपों में और अलग अलग डिग्री और तीव्रता में लागू होता है। केवल वास्तविक संचार ही प्रभावी सहभागिता की सुविधा प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से इसके सबसे उन्नत रूपों में, जैसे सूचना साझाकरण, परामर्श, सहयोग और सशक्तिकरण जैसे विभिन्न रूप शामिल हों। जबकि विकास प्रथाओं में संचालन का सबसे सामान्य तरीका परामर्श द्वारा सहभागिता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विकासात्मक संचार भी सहयोग द्वारा उच्च स्तर पर संचालित होता है। ये विशेष रूप से अनुसंधान चरण अर्थात स्थिति विश्लेषण चरण में होता है, जब आप आवश्यक मूल्यांकन करते हैं, समुदायों में समस्या शोध करते हैं, जहां प्रासंगिक भागीदारी, ये बाहर से विशेषज्ञ और साथ ही समुदायों के लोग आपके कार्यक्रम के हस्तक्षेप के लाभार्थी हो सकते हैं, के संवाद की मांग की जाती है और उसे बढ़ावा दिया जाता है और उनके इनपुट को महत्व दिया जाता है। हम उनके इनपुट को महत्व देते हैं, हम उनके इनपुट को शामिल करते हैं, विशेष रूप से समुदाय संचालित विकास परियोजनाओं में। सहभागिता हमेशा कुछ गतिविधियों में संचार दृष्टिकोण की विशेषता नहीं होती है, जैसे फ्लू महामारी पर प्रतिक्रिया करने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान या एक टीका के बारे में जानकारी प्रदान करना। विकासात्मक संचार का एक अन्य बुनियादी सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि स्थानीय संदर्भ की जांच करते समय और समुदाय में जरूरतों, समस्याओं, जोखिमों और अवसरों का आकलन करते समय विकासात्मक संचार विशेषज्ञ प्रासंगिक स्थिति की बेहतर समझ प्राप्त करने और उनके निष्कर्षों को त्रिभुजित करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो कि निष्कर्षों को अभिसरण करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो हर स्थिति प्रासंगिक है। ये किसानों से संबंधित स्थिति हो सकती है, शायद वे आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये एक प्रासंगिक स्थिति है। ये हर जगह या जहां अत्यधिक गरीबी होती है वहां नहीं होती है। हम देख सकते हैं कि कुछ समुदायों में बच्चों में कुपोषण की गंभीरता है, जो स्थानीय संदर्भ पर भी आधारित है।
तो ये सभी विशेष भौगोलिक क्षेत्रों और स्थानों में होने वाली प्रासंगिक समस्याएं हैं। भले ही एक संचार हस्तक्षेप की समग्र प्रक्रिया यानी संचार आधारित मूल्यांकन को क्रियान्वित करना, संचार रणनीतियों को डिजाइन करना और संबंधित गतिविधियों को लागू करना और मूल्यांकन करना लगातार समान है, साधन सामग्री और अनुप्रयोगों के तरीके विशिष्ट स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इसलिए हर स्थिति प्रासंगिक है। विकासात्मक संचार का एक अन्य बुनियादी सिद्धांत अंतः विषय है। इसका मतलब ये है कि विकासात्मक संचार के सिद्धांत और व्यवहार में एक विकास संचार विशेषज्ञ के रूप में आपकी विशिष्ट विशेषज्ञता के अलावा आपने सिद्धांत और व्यवहार में जो कुछ भी सीखा है, इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में आपको अक्सर अन्य विषयों से परिचित होने की आवश्यकता होती है। ये विषय नृवंश विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भूगोल, वयस्क शिक्षा, विपणन, सामाजिक विपणन और ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी विकासात्मक संचार गतिविधियों को लागू करने में एक बहुत ही अंतः विषय दृष्टिकोण रखना होगा। विशेषज्ञ जो कि आप हैं, को राजनीतिक जोखिमों का आकलन करने, संघर्षों को कम करने के लिए बातचीत करने या विरोधी विचारों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कहा जा सकता है। विकासात्मक संचार का एक अन्य बुनियादी सिद्धांत रणनीतिक है। रणनीति का सिद्धांत, जिसमें पिछले कई तत्व शामिल हैं जिन पर हम अभी चर्चा करते हैं, जोर देता है कि रणनीति क्या है, रणनीति यहाँ कैसे आती है और ये पिछले सिद्धांतों से कैसे संबंधित है। ये इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचार तकनीकों और विधियों के पेशेवर और समयानुकूल अनुप्रयोग पर जोर देता है। एक रणनीति को एक निश्चित समय सीमा में उपलब्ध संसाधनों के साथ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रणनीतिक के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रक्रिया के सभी भागों यानी शुरुआत में उद्देश्यों को निर्धारित करने से लेकर मीडिया का चयन करने तक को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, त्रिभुज और यदि आवश्यक हो तो एक प्रभावी रणनीति के डिजाइन और कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाता है। विकासात्मक संचार के रणनीतिक उपयोग को रणनीतिक संचार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो कि व्यक्तियों को व्यवहार बदलने के लिए राजी करने के लिए संचार का संकीर्ण उपयोग है। विकासात्मक संचार का अंतिम मूल सिद्धांत अनुनय है। बेशक हम जानते हैं कि विकासात्मक संचार में अनुनय का उपयोग व्यक्तियों में स्वैच्छिक परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है, जो कि विकासात्मक संचार का मूल सार है, और परिवर्तन मुख्य रूप से अनुनय के कारण शुरू होता है। अनुनय के अति उपयोग की वैधता इस तर्क और परिवर्तन की परिभाषा से ली गई है। अनुनय व्यक्तियों में बहुत परिवर्तन लाता है। नैतिक रूप से उपयुक्त होने के लिए अनुनय सटीक जानकारी पर आधारित होना चाहिए और दो तरफा संचार के संदर्भ के बिना होना चाहिए। इसलिए जब हम अनुनय विनय करते हैं तो हमें केवल दो तरफा संचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पक्ष सबसे उपयुक्त परिवर्तन प्राप्त करने के इरादे से अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। स्वस्थ दो तरफा अनुनय प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि विभिन्न पक्षों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाए और उन पर सहमति व्यक्त की जाए, जिससे सतत परिवर्तन हो, जो कि विकासात्मक संचार का अंतिम उद्देश्य है। आइए अब विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा को समझने पर बात करते हैं। इस सत्र में हम संचार आधारित मूल्यांकन पर जोर देंगे, जो विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा का प्रारंभिक चरण है। और इस संचार आधारित मूल्यांकन में हम दर्शकों या भागीदारों के जोखिमों, अवसरों, जरूरतों, समाधानों, मीडिया या चैनलों तथा निगरानी और मूल्यांकन संकेतकों और उद्देश्यों की पहचान और उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें परिष्कृत करते हैं। और ये आगे रणनीति डिजाइन के उद्देश्यों की ओर ले जाएगा, जहां हम संचार प्रक्रिया, संदेश, सीखने की प्रणाली का चयन और डिजाइन करते हैं। इस प्रकार रणनीति डिजाइन के माध्यम से वे पूर्व परीक्षण, मीडिया उत्पादन, प्रशिक्षण गतिविधियों, संदेश प्रसार को अंजाम देने वाली संचार विधियों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना विकसित करते हैं।
जो कार्यान्वयन के बाद निगरानी और मूल्यांकन संकेतकों की ओर अग्रसर होता है, जो निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। तो आज के इस विशेष सत्र में हम केवल विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में संचार आधारित मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। संचार आधारित मूल्यांकन क्या है? संचार आधारित मूल्यांकन संवाद की विशेषताओं, जिन पर हमने अभी चर्चा की, और स्थिति विश्लेषण का उपयोग करता है। ये स्थिति राजनीतिक जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो तरफा शोध पद्धति है और ये परिवर्तन का समर्थन करने और उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा विकल्प है। ये संपूर्ण संचार कार्यविधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए जब इसका सबसे बेहतर उपयोग किया जाता है, तो संवाद और विश्लेषण का उपयोग करते हुए संचार की क्रॉस कटिंग विशेषताएं अद्वितीय और विशेष रूप से स्थिति का पूर्ण आकलन करने में सक्षम होती हैं। जब आप अच्छे से इसका उपयोग करने की तकनीक जानते हैं, तो आप आवश्यक मूलभूत मुद्दों, क्षेत्र में आमतौर पर राजनीति में समस्याग्रस्त मुद्दों और जोखिमों को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उपयोगी जानकारी एकत्र करने के इस क्षेत्र अनुसंधान कार्य के अलावा संचार आधारित मूल्यांकन व्यापक सामाजिक मुद्दों के साथ घटकों को जोड़ने के लिए तकनीकी मुद्दों की पड़ताल करता है और विकास पहल पर आम सहमति समझौते को हासिल करने में मदद करने के लिए इनपुट की पहचान करता है। अब आप प्रभावी संवाद के माध्यम से संचार आधारित मूल्यांकन कैसे लागू कर सकते हैं? आइए बेहद लोकप्रिय जोहरी विंडो के बारे में बात करते हैं। ये विंडो परिवर्तन की ओर ले जाने वाले संवाद के मूल्य को दर्शाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक साधन है जिसे मूल रूप से 1955 में जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम जौहरी पड़ा। इसे मानव संपर्क और संचार को समझने के लिए विकसित किया गया था। मुझे निश्चित नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने जौहरी विंडो के बारे में सुना है, लेकिन फिर भी जिन्होंने सुना है या जो पहली बार इसे सुन रहे हैं, हम सभी के लिए ये समझना एक अतिरिक्त लाभ होगा कि ये विंडो क्या है और ये कैसे प्रभावी संवाद के माध्यम से संचार आधारित मूल्यांकन को लागू करने में एक प्रभावी साधन है। जौहरी विंडो नामक ये विंडो संचार में सहभागी प्रक्रिया के मूल्य पर प्रकाश डालती है, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर परिवर्तन की ओर ले जाने वाली बातचीत को मैप करने में मदद करती है। यदि आप पहली विंडो यानी विंडो 1 को देखते हैं, तो आप हम और वे जैसे कुछ शब्द देख सकते हैं। जहां वे शब्द का अर्थ है विभिन्न भागीदारों के बाहरी समूह, जो बैंक विशेषज्ञ, माइक्रो फाइनेंसर, प्रौद्योगिकीविद, वैज्ञानिक सलाहकार हो सकते हैं, जो सामुदायिक विकास या सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लगे हुए हैं। हम स्थानीय भागीदारों को शामिल करता है, जो समुदायों में रहने वाले लोग, नागरिक, सामुदायिक समूह, समुदाय में स्थानीय संगठन, नागरिक समाज संगठन हैं, जो स्थानीय रूप से वहां मौजूद हैं। अब विंडो 1 की बात करते हैं। अगर आप इसे देखें तो विंडो 1 है खुला ज्ञान। खुले ज्ञान का मतलब है कि बाहरी और स्थानीय भागीदार बातचीत करना शुरू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे एक दूसरे को समझते हैं। जिस तरह के ज्ञान का आदान प्रदान यहाँ संवाद के माध्यम से किया जाता है, वो बाहरी और स्थानीय भागीदारों, वे और हम के बीच होता है। वे क्या जानते हैं और हम क्या जानते हैं, दोनों के बीच ज्ञान विनिमय है। इसे खुला ज्ञान कहा जाता है। जब हम विंडो 2 पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा गुप्त ज्ञान लिखा हुआ है। हमारे गुप्त ज्ञान का अर्थ है जो हम जानते हैं और वे नहीं जानते। स्थानीय क्षेत्र के लोग, समुदाय के लोग जो जानते हैं, उसका खुलासा और उसे स्वीकार किया जाता है। यानी हम जो स्थानीय समुदाय हैं, क्या ठीक से जानते हैं और वे नहीं जानते। वे लोग बाहरी भागीदार हैं। वे स्थानीय लोग जो कह रहे हैं, उसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। विंडो 3 की बात करें तो ये उनका गुप्त ज्ञान है। वो ज्ञान जो बाहरी विशेषज्ञों, भागीदारों के बाहरी समूहों के पास है। इसे उनका गुप्त ज्ञान कहते हैं। यहाँ बाहरी विशेषज्ञ अपने गुप्त ज्ञान को उजागर करते हैं। वे अन्य भागीदारों के साथ नोट्स का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान का खुलासा करते हैं। इसके बाद विंडो 4 आती है, जो कि ब्लाइंड स्पॉट है।
पहले 3 विंडोज में एक संवाद है जो दोनों भागीदारों के बीच हो रहा है, जहां दोनों पक्षों, बाहरी हितधारकों और स्थानीय भागीदारों से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आखिरी विंडो यानी विंडो 4 ब्लाइंड स्पॉट है। ये संबोधित करने के लिए समस्या और अपेक्षित परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ है जो ना तो वे जानते हैं ना ही हम जानते हैं। अपेक्षित परिवर्तन क्या होगा इसके बारे में ना ही भागीदारों के बाहरी समूह को पता है, ना ही स्थानीय भागीदारों को पता है। तो आखिरी या चौथी विंडो समस्या को दर्शाती है, जहां ज्ञान के सभी अंश एक साथ जुड़ते हैं। वे सबसे बेहतर समाधान को परिभाषित करने के लिए जुड़ते हैं, जिससे सार्थक और सतत परिवर्तन होता है। जौहरी विंडो का क्या लाभ है? ये सभी पक्षों को परिवर्तन की ओर ले जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प या ज्ञान की तलाश में संलग्न करता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न भागीदारों के बीच ज्ञान का अभिसरण होता है। ये मॉडल और इसी तरह के अन्य मॉडल संवाद विचार के व्यावसायिक उपयोग पर निर्भर करते हैं। अपनाए जाने के बाद ये महत्वपूर्ण परिणाम देता है। इस साधन का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए सहभागितापूर्ण संचार में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किशोर लड़कियों में रक्ताल्पता के हानिकारक प्रभाव। अब संचार आधारित मूल्यांकन के लिए कौन से साधन हैं? संचार आधारित मूल्यांकन में विश्लेषण का पहला भाग आमतौर पर स्थिति के क्यों पर केंद्रित होता है। ये स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन साक्षात्कार, फोकस समूह और तीव्र निदान जैसी गुणात्मक तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। दूसरे भाग में प्रारंभिक निष्कर्षों को त्रिभुजित करने और उन्हें परिमाणित करने के लिए परिस्थितियों के क्या और कितना को संबोधित करते हुए मूल्यांकन में गहराई से जांच करने की उम्मीद की जाती है। संचार आधारित मूल्यांकन करने के लिए कुछ साधन साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा, धारणा अध्ययन, सर्वेक्षण, आधारभूत अध्ययन और लोगों के जनमत सर्वेक्षण भी हैं। ये संचार आधारित मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीकों में से हैं। माध्यमिक डेटा की समीक्षा के साथ फोकस समूहों में साक्षात्कार और चर्चा आमतौर पर स्थिति का त्वरित प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी साधन है। सर्वेक्षण और अन्य अध्ययन धारणाओं और राय को सत्यापित करने के लिए किए जाते हैं और आपके विकास संचार प्रयासों के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन की सीमा का आकलन करने में सहायता करते हैं। संचार आधारित मूल्यांकन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक सहभागी ग्रामीण संचालन मूल्यांकन है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बाहरी विशेषज्ञ और समुदाय के लोग अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और विकास के मुद्दों से संबंधित संयुक्त निर्णय ले सकते हैं। इसलिए, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सहभागी ग्रामीण संचार मूल्यांकन में लोगों को, सभी भागीदारों को जो एक साथ परिवर्तन लाने में लगे हुए हैं, शामिल किया गया है। ये मूल्यांकन एक संवादात्मक कार्यविधि है जो संवाद की सुविधा प्रदान करती है, समस्याओं की पहचान करती है और विकास गतिविधियों के डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में सहायता करती है। ये जमीनी स्तर के समुदायों के साथ ग्रामीण सेटिंग्स में विशेष रूप से उपयोगी है, लेकिन इसके सिद्धांतों को शहरी सेटिंग्स और उच्च स्तरीय निर्णय निर्माताओं पर निर्देशित हस्तक्षेप सहित परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। अक्सर सहभागी ग्रामीण संचार मूल्यांकन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भागीदारों के साथ संवाद शुरू करना और आपसी विश्वास हासिल करना होता है। ये मूल्यांकन दो तरफा संचार मॉडल पर आधारित है। इसका पहला कदम बाहरी यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और आंतरिक विशेषज्ञों यानी वे लोग हैं जो प्रभावित हैं और परियोजना में प्रत्यक्ष रुचि रखते हैं के बीच एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इस प्रक्रिया को जौहरी विंडो में सबसे अच्छा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर हमने अभी चर्चा की है। शुरुआती बिंदु हमेशा दोनों पक्षों अर्थात समुदाय और परियोजना कर्मचारियों द्वारा साझा किया गया ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट ज्ञान का संयोजन और अनुप्रयोग होता है।
इस मूल्यांकन को संवाद के आधार पर एक सशक्तिकरण संचार अनुसंधान प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि सशक्तिकरण हो रहा है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और ये एक शोध विधि प्रक्रिया भी है। संचार जो निश्चित रूप से शामिल है, संवाद पर आधारित है। इसमें निर्णय लेने की कार्यविधि में लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों को शामिल किया जाता है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके। क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत सशक्तिकरण इसकी दो प्रमुख चिंताएं हैं। इस मूल्यांकन की कल्पना एक सहभागी संचार अनुसंधान पद्धति के रूप में की गई है, जिसे दो मुख्य प्रकार की स्थितियों में लागू किया जा सकता है: नई परियोजनाओं को तैयार करना या चल रही परियोजनाओं के उद्देश्यों में सुधार और समर्थन करना। पहचान की गई जरूरतों, अवसरों, समस्याओं और समाधानों को संबोधित करने के लिए रणनीति के डिजाइन और योजना में इसके निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका संक्षिप्त रूप एनओपीएस है, जैसा कि उन्हें मूल्यांकन के इस रूप अर्थात सहभागी ग्रामीण संचार मूल्यांकन में कहा जाता है। कुछ लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले सहभागी ग्रामीण संचार मूल्यांकन साधन हैं: स्केच मैप, ट्रांजैक्ट वॉक, टाइमलाइन, मौसमी कैलेंडर, समस्या या समाधान ट्री, रैंकिंग, धारणा विंडो, आजीविका मानचित्र, वेन आरेख और जेंडर विश्लेषण। आप पाउलो मिफालोपुलिस की पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की एक पुस्तक है जिसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सोर्स बुक ब्रॉडनिंग द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इससे संबंधित मैं एक गतिविधि का सुझाव दूंगी जिसे मैं चाहूंगी कि आप सभी करें। कृपया इस पुस्तक का संदर्भ लें और विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में संचार आधारित मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत समीक्षा या पठन करें। जल्द ही अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी और मैं अपने भागीदारों को धन्यवाद देना चाहती हूं जो इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।